ये जो ICAP की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कल हमने कर लिया था, डिस्कस किया था, हर्बर्ट वाला था ना एक सवाल। और अब आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से टैली भी कर सकते हो कि आपके सॉल्यूशन में और इसके सॉल्यूशन में फाइनल आंसर भी देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ब्रैडबरी वाला, ये भी हमारा हो चुका है। हाँ, अगर कोई सवाल में कल के सवालों में कोई इश्यू है तो बताएं। अगर कल में कोई सवाल नहीं हुआ तो ये 4-5 आपने एक दफा दोबारा करने हैं। प्रैक्टिस जितना करोगे तो उतना ही फायदा है। मारिया वाला कोई सवाल था? 9 ये भी हो गया हमारा। तो इसका मतलब है पहले 3 सवाल तो हमारे हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्टीवर्ट वाला ये क्वेश्चन है, इसमें ये मुश्किल सवाल नहीं है, बस इसमें एक प्रूवियन फॉर बैड डेट्स का एक अच्छा तरीका है, बाकी सवाल ये आसान है। अब आपको ना फॉर्मेट में कोई इशू नहीं आना चाहिए। एडजस्टमेंट तो जाहिर सी बात है हम प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ये पता चलना चाहिए कि ये कौन सी चीज है, मतलब 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में। उसके लिए मैंने आपको कहा कि अगर जिसको नहीं पता 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग अभी तक नहीं पूरी तरह तैयार हुए, तो उसके लिए भी वो अपने लेक्चर्स ले बेसिक वाले, उसमें पहले 3-4 लेक्चर्स में वो 5 हेड्स ही बताए गए। हाँ जी, 30 जून हमारा ईयर एंड है और कैपिटल आपको बता दिया गया, सेल एंड परचेज, रिटर्न। अब रिटर्न के साथ ये नहीं लिखा कि ये रिटर्न इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो फिर जो डेबिट साइड पर होंगी वो सेल्स रिटर्न होंगी और जो क्रेडिट साइड पर होंगी वो डेबिट साइड पर परचेज रिटर्न, सॉरी सेल रिटर्न, और क्रेडिट साइड पर परचेज रिटर्न, क्योंकि वो ऑपोजिट होता है, काउंट्रा होता है सेल और परचेज का। डिस्काउंट के बारे में भी कुछ नहीं बताया हुआ, तो जो डेबिट साइड पर है वो डिस्काउंट अलाउड है और जो क्रेडिट साइड पर है वो डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि वो बाय नेचर पे आएंगे। बिल्डिंग मटेरियल आपको बता दिया गया और फिर पैकिंग मटेरियल आपको बता दिया गया। बिल्डिंग मटेरियल का मतलब है नॉन करंट एसेट है हमारा। देख लेते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, सप्लाइंग बिल्डिंग मटेरियल, इसका मतलब है ये हमारा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। पैकिंग मटेरियल है, मतलब जो आप अपने मटेरियल जब किसी को प्रोवाइड करते हो तो पैक करके प्रोवाइड करते हो, तो पैकिंग करने के लिए भी आपको एक मटेरियल चाहिए, तो एक्सपेंस है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको, इसके ऊपर स्टार लगाओ, इसके ऊपर आज बात करेंगे, बहुत बड़ी बात आज होनी है इसके ऊपर जी। मैं वही कह रहा हूं कि इसके ऊपर ना पैकिंग मटेरियल है, ये बिल्डिंग मटेरियल नहीं है। हाँ, तो इसका क्या करना है ये मैं बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन, कार एक्सपेंस, वेजेस, ये क्या हुआ फिर ब्रॉड डाउन। सेंट्री हीट एंड लाइट, सेंट्री एक्सपेंसेस, डिलीवरी एट कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट और उसकी एक्यूमुलेटेड ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल, तो ये होगा ट्रेड रिसीवेबल और ये होगा ट्रेड, ये तो पता है ना। फिर लोन है हमारे पास 10,000, लोन रीपेमेंट 6400, ये वाहिद इस सवाल में कॉन्सेप्ट है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये हमारा नॉन करंट एसेट है, और बैंक करंट अकाउंट ये हमारा डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है। वैसे तो ये दोनों करंट एसेट में भी आप लिख सकते हो, हाँ कोई मसला नहीं है। डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है जिसमें हमने सिर्फ पैसे जमा करवाने हैं, निकलवाते एक खास टाइम के बाद है, और जो करंट अकाउंट होता है वो हमने रूटीन की ट्रांजैक्शन को देखना होता है। एडजस्टमेंट भी आ जाओ। पहली एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री ऑफ बिल्डिंग मटेरियल 75,300 क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग मटेरियल 700। लो जी, अब आ जाओ चीजें यहां से, आज से पहली डिफरेंट चीज, अगर आप थोड़ी सी आपने लापरवाही की ना तो ये अकाउंटिंग आपके गले पड़ जाएगी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत की जरूरत करनी पड़े। यानी एक सवाल पे अगर आप नॉर्मल 4 घंटे लगते हैं फिलहाल, तो ये एक नॉर्मल टाइम होगा, इसको ये ना समझे कि आपका इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, ये एक नॉर्मल टाइम होगा, लेकिन ये ऐसा ऐसा टाइम आपका आधे घंटे 40 मिनट में कन्वर्ट हो जाए प्रैक्टिस से। इन्वेंट्री है
बिल्ड, क्योंकि हमारा बिजनेस ही बिल्डिंग मटेरियल का है 75,300, और जो पैकिंग मटेरियल है उसको पैक करने के लिए हम जो मटेरियल लेते हैं वो भी 700 का हमारे पास पड़ा हुआ है क्लोजिंग। देयर वाज आल्सो एन अनपेड इनवॉइस। अनपेड इनवॉइस का मतलब क्या होगा पता है? अनपेड इनवॉइस, अक्कर बट नॉट पेड। अक्कर बट क्या करते हैं अनपेड इनवॉइस का? रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड, रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड और करंट लायबिलिटी। ये बातें ऐसे ही फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। जो चीज हमने अभी खर्चा नहीं पे किया एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और करंट लायबिलिटी। वो कहते हैं आप पैकिंग मटेरियल रिसीव्ड एंड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पैकिंग में आपने पैकिंग मटेरियल 200 का रिसीव किया और कंज्यूम भी हो गया, लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया। उसके बाद है प्री पेमेंट्स, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस 450। इसका क्या करोगे? एक्सपेंसेस में से माइनस और करंट एसेट, एक्सपेंसेस में से माइनस और एक्रूड एक्सपेंसेस, हीट एंड लाइट, हाँ जी, एक्सपेंसेस में ऐड और करंट लायबिलिटी। वेजेस, सवाल की नेचर को देखें। वेजेस इंक्लूड 23,800 कैश विदड्रॉन बाय द स्टीवर्ड। सवाल क्या है? वेजेस के अंदर एक अमाउंट है जो कि वेजेस नहीं है। वेजेस की अमाउंट के अंदर एक ऐसी अमाउंट है जो वेजेस, वो क्या है? वो ड्राइंग्स है। तो क्या करना चाहिए? वेजेस से निकाल दें और ड्राइंग्स में जाकर लिख दें। वेजेस में से निकाल दें और ड्राइंग में जाकर लिख दें। तो क्या तरीका कार होगा? इसकी एंट्री को मुझे बनवा सकता है? ड्राइंग्स डेबिट, वेजेस क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, वेजेस क्रेडिट 23,800। ये तो जनरल एंट्री का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये वही है। तो बात समझ लग गई? वेजेस डेबिट और ड्राइंग्स, सॉरी ड्राइंग्स डेबिट वेजेस, क्योंकि वेजेस में से माइनस करना है, वेजेस कम करनी है, और एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को कम किया जाए तो क्रेडिट करते हैं। लो जनाब, जिसके लिए ये सवाल करवा रहा हूं वो ये चीज है। प्रोविजन का जो तरीका कारण है वो डिफरेंट है। कहता है ये एज एनालिसिस है। इसे क्या बोलते हैं? एज एनालिसिस। आपने फाइनल अकाउंट के सारे सवाल हम 2 दफा करेंगे, सारे। एक ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हमें कुछ नहीं पता, मतलब सारे चैप्टर तो अभी नहीं पढ़े हमने, डायरेक्ट स्टार्ट ही फाइनल अकाउंट से किया, और नो करवा के सारा, फिर दोबारा सारे चैप्टर करके दोबारा करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा हम कर क्या रहे हैं। तो फिर हम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फिर नहीं। ये जो टेक्निक है ना, ये ऐसी टेक्निक है कि इससे ना आपका फाइनल अकाउंट का छोड़ने का दिल नहीं करेगा। वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर में अपेयर होने से पहले फाइनल अकाउंट का सवाल छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ अगर जो एंड पे करें, लेकिन एंड पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं जी करंट मंथ के आपके पास जो डेटर्स हैं वो हैं 60,000 के। वो लोग जिन्होंने 30 दिन और 60 दिन के दरमियान में उधार लिए अभी तक पैसे नहीं दिए वो 20,000 के। वो लोग जिन लोगों ने 60 और 90 दिन हो गए पैसे नहीं दिए, डेटर्स है ना, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। करंट मंथ वाले कौन से हैं? इसी महीने सेल किया अभी उधार पे। 30 to 60 वाले कौन से हैं? एक महीने से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक पैसे। फिर 60 से 90 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, और ओवर 90 3। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बताओ किस पे शक ज्यादा होगा? प्रोविजन का, डाउट का, जो ज्यादा देर के होंगे, जिनकी एज ज्यादा होगी। एज नहीं कि वो बुजुर्ग है, एज मतलब जो ज्यादा देर से अक्रूड है, तो वो वाले अमाउंट अब ज्यादा उसके ऊपर शक होगा कि हो सकता है या ना दे। कहता है अलाउंस टू बी मेड, कहता है जो 30 to 60 है ना उसके ऊपर 1%, मतलब इनके ऊपर 1%। फिर जो 60 to 90 है उन पर 2.5%। कहता है जो ओवर 90 है उसके ऊपर 5%। बट यहां पर देखें वो कहते हैं आफ्टर राइटिंग ऑफ ₹600, ये है एडिशनल बैड डेट्स, और जिसको हमने राइट ऑफ करना होता है ना अभी, वो एडिशनल जो हो चुके होते हैं वो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं।
तो मुझे बताओ इस 3000 के ऊपर मैं डायरेक्ट 5% लूं या 600 माइनस करके? क्योंकि जब एडिशनल बैड डेट्स होते हैं ना, एडिशनल बैड डेट्स के लिए माइनस करने के बाद प्रोविजन लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से पहले 600 माइनस करेंगे, बाकी बात जाएगा 2400 उसका लेंगे, तो ये हमारी इन तीनों को प्लस करेंगे तो कैरी डाउन ऑफ प्रोविजन। बात समझ लगी? तो इसका 1% लिया, कितना आया? हाँ लो जरा 1%, 200। इसका 2.5% लिया, 12,000 का 2.5%, 300 पूरा, और 2400 का 5%, इसका टोटल करो, ये 620 आपका आ गया कैरी डाउन ऑफ प्रोविजन। तो बात समझ लगी ना? ये हमने वैसे पढ़ लिया था उसी दिन ही, एज एनालिसिस वाला। अगली बात ये, फिर अभी हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करते भी हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 3500 फॉर स्टीवर्ड पर्सनल टैक्स पे। पहले वेजेस के अंदर कुछ पैसे थे जो कि स्टीवर्ड भाई साहब ने निकाले थे, अब वो कहता है सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर 3500 के वो अमाउंट शामिल है जो कि स्टीवर्ड का अपना टैक्स था, मतलब ऑनर के पैसे हमारे एक्सपेंस में पड़े हुए हैं। तो ऑनर का जो एक्सपेंस उसने किया है, हमने उसके पे किए हैं, वो तो ड्राइंग हुई। तो हम क्या करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस से माइनस। अब कहेंगे सर ये तो आपने कोई एडजस्टमेंट पढ़ाई नहीं। ये एडजस्टमेंट पढ़ाई नहीं जाती, ये पढ़ के ही पता चल जाती है कि कोई भी पर्सनल खर्चा किसी खर्चे में लिखा हुआ है तो वहां से निकाल दो, और कहां पर जाकर लिखना है, ड्राइंग्स में लिखना है। अगर मैं इसकी एंट्री पूछूं तो सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हो जाए, सॉरी ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी और सन्ड्री एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे 35। ये साथ साथ आपकी एडजस्टमेंट हो ही जा रही है, ऐसा ही है। ये जैसे हम बोर्ड पढ़ते जाते हैं पता चलता जाता है। 20 नंबर है इसके एक ही सवाल के, बाकी कहानी 30 नंबर की रह जाती है। आगे लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, सवाल करवाते वक्त जब आपसे पूछूंगा फिर। सवाल आपके सामने है ना, एक बार मैं दिखा देता हूं ये एडजस्टमेंट। ये देखिए लोन कितना पड़ा हुआ है, जैसे से पे कितना हो गया 6400, लोन रीपेमेंट, इसके बारे में बताया गया। और जरा द बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सॉरी द लोन वाज टेकन आउट सम इयर्स अगो, 10 साल पहले आपने लोन लिया हुआ था। द फाइनल पेमेंट इज ड्यू 31 मार्च 2014। कहता है जो एक किस्त बाकी रह गई है वो कब पे करनी है, 31 मार्च 14। हमारा ईयर एंड कौन सा है? अब आपका 10,000 का टोटल लोन है, जिसमें से पेमेंट कितनी है 6400, बाकी कुछ रहते हैं वो कब पे करने हैं, 31 मार्च 2014। आगे द फिगर शोन इन द ट्रायल बैलेंस लोन रीपेमेंट, कहता है जो रीपेमेंट लिखा हुआ ना उसके अंदर इंक्लूड इंटरेस्ट 800। कहते हैं वो जो 6400 लिखा हुआ है ना उसके अंदर 800 का इंटरेस्ट है और बाकी जो अमाउंट है वो लोन रीपे है। ये एक्सप्लेनेशन उसने दे दिया। कहता है जो ऊपर आपके पास लोन रीपेमेंट लिखा हुआ है 6400, उसमें 800 इंटरेस्ट है, बाकी क्या हुआ लोन। इसका मतलब है जो लोन रीपे हुआ है ना वो 6400 नहीं है, वो 5600 है, और बाकी जो लोन हमारा बचता है वो कितना बचता है जो कि हमने 2014 में पे कर दे। बात समझ लगी? अब मुझे बस इतना बताओ 800 किधर जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट कहां पर जाता है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। 10,000 में से 5600 माइनस कर दूंगा, बाकी बचेगा 4400, ये किधर जाएगा भाई साहब? लायबिलिटी दो टाइप की है, स्पेसिफाई करो, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। लोन किधर जाएगा, ये वाला लोन किधर जाएगा, ये वाला लोन करंट लायबिलिटी में जाएगा, ये वाला लोन करंट लायबिलिटी में जाएगा। पता चला आज ना? नहीं पता चला। अब आपका ईयर एंड क्या है,
30 जून, ईयर एंड क्या है 30 जून से लेकर अगले 12 महीनों में कोई लायबिलिटी है तो वो करंट है, विद इन 12 मंथ। आपने 30 नॉन कब पे कर देना है, मार्च 2014 के अंदर। आज कहां पे खड़े हो, 30 जून 2013 पे। अब इस दिन से देखो कि मैंने मेरी जो लायबिलिटी है क्या मोर देन 12 मंथ के लिए या नेक्स्ट 12 मंथ तक है, अगले 12 महीनों के अंदर आपने पे कर देना है। इसका मतलब है ये लायबिलिटी तो अगले 12 महीनों के अंदर अंदर सेटल हो जानी है, तो ये करंट लायबिलिटी। अगर ये बात ना लिखी होती तो नॉन करंट लायबिलिटी, अगर ये बात ना लिखी होती तो नॉन करंट लायबिलिटी, अब उसने ये बात लिख दी है तो करंट लायबिलिटी। ये बात समझ लगी, आगे चलते हैं फिर। द बैंक डिपॉजिट करंट अकाउंट वाज ओपनड ऑन 1 जनवरी 2013। हमारा ईयर एंड क्या है, और आपने बैंक में अकाउंट कब ओपन करवाया, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लो जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले हमने सोचा था बैंक डिपॉजिट अकाउंट को नॉन करंट एसेट में लिख देंगे, उसने यहां लिख दिया दैट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ये करंट एसेट में जाएगा, नॉन करंट में नहीं जाएगा। ये ना एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, ये सिर्फ आपके पेपर को पास करने में नहीं हेल्प करेगी, आपको अकाउंटिंग समझने में, अंग्रेजी समझने में हेल्प करेंगे, आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। इसलिए आपको ना यहां पर बैठने के लिए ना दिमाग बिल्कुल 100% ओपन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीजें क्लियर होंगी, वरना आप फंस जाओगे। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं फिर। उन्हीं को कोशिश ठीक होगी बात, चलें जी आगे। इसमें ना आप थोड़ा थोड़ा सा जैसी बात है, एक दफा जब हमारा 2 फेज है फाइनल अकाउंट के, पहले फेज में आपको कोई 20-25% समझ लग गई ना तो मैं समझूंगा कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। दूसरा फेज हमारा इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे सवाल करेंगे दोबारा। तो पहले फेज में मैं भी चाहता हूं ना समझ लगे, वरना दूसरी दफा मजा नहीं आएगा, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी कि समझ लग जाए। बस ये है कि ध्यान रखना है चीजों को समझने में। हाँ जी, सवाल ये है, द बैंक डिपॉजिट अकाउंट वाज ओपनड ऑन 1 जनवरी 2013 एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लो जी, ऊपर जो हम लिख कर आए थे ना, यहां पर एक छोटी सी नॉन करंट एसेट, ये खत्म करो। ये क्या होगा, अगर ये ना बताता शॉर्ट टर्म का तो ये नॉन करंट ही रहने देते। ओके, अब आओ जरा भागते हैं 7। Interest is credited at December annually. The average rate of interest since opening account has been 6%. तो आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट बनता कितना है, 6% के हिसाब से। क्या कहता है कि 6% आपका इंटरेस्ट है, डिपॉजिट अकाउंट का 6% लो जरा, कितना बनता है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय, मैंने 6 पर 12 क्यों किया, हाँ 30 जून हमारा ईयर एंड है, 1 जनवरी को डिपॉजिट करवा रहे हैं पैसे, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है कितना 4। ढूंढो जरा पूरे सवाल के अंदर 450 कहां लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ढूंढो जल्दी से, अपनी अपनी बुक निकालो, ढूंढो 450 आपका किस जगह लिखा हुआ है। तो मिल गया, 450 ढूंढना है, किसके अंदर होगा, एडजस्टमेंट के अंदर, प्री पेमेंट में होगा। नहीं, ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में ढूंढो 450। नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसने लिख दिया है इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट दिसंबर। दिसंबर में जाकर क्रेडिट होगा, दिसंबर को हमें मिलेगा, हमारे अकाउंट्स में दिसंबर को आएगा, लेकिन 6 महीनों का इंटरेस्ट अक्कल हो गए बट नॉट रिसीव्ड। अक्कल हो, क्योंकि 6 महीने गुजर गए हैं, अक्कल तो हो गया बट नॉट, तो इसका क्या करेंगे 400। देखिए ये एडजस्टमेंट किसी जगह ऐसे नजर नहीं आ रही थी, अक्कल बट नॉट, क्योंकि रिसीव कब होना है, वो कहते हैं दिसंबर को आपको क्रेडिट करूंगा। ये आप अदर इनकम में लिख देंगे और करंट एसेट में लिख देंगे। इस 450 का क्या करेंगे, अदर इनकम में लिख देंगे। ये वो इनकम है जो अक्कर हो गया 30 जून तक, 6 महीनों का इंटरेस्ट बन गया है, लेकिन मिलेगा कब
31 दिसंबर को क्रेडिट होना है, दिसंबर के अंदर। अच्छा, ये क्रेडिट का लफ्ज क्यों वो इस्तेमाल करता है? हमारा तो एसेट है, बैंक ने क्रेडिट करना है, हमने डेबिट करना है। बैंक इस इंटरेस्ट को हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा, हम बैंक को डेबिट करेंगे। लेकिन अभी इस बहस में ना पड़ो, ये तो मान गए हो ना कि इंटरेस्ट बन गया है, लेकिन अभी तक रिसीव, क्योंकि रिसीव कब होना है? दिसंबर के अंदर। इसका मतलब इन 6 महीनों का इंटरेस्ट हम एक तो अकर हो गया इनकम में लिख देंगे और दूसरा करंट एसेट के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आज के सवाल के अंदर। At 1st July, Stewart decided to bring of his family car 8,000 into business. 8,000 की वो फैमिली कार बिजनेस में लाना चाहता है। कौन सी कार होगी, चलो जो भी है। 1 जुलाई 2012 वो अपनी फैमिली कार बिजनेस में ला रहा है। एंट्री क्या बनाओगे? व्हीकल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ऐसा ही है ना, जब कोई बिजनेसमैन अपना कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में लेकर आए, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर देन कैश, तो वो क्या होगा? कैपिटल। तो व्हीकल आया बिजनेस में, व्हीकल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। व्हीकल व्हीकल में जाकर ऐड हो जाएगा और कैपिटल में भी ये जाकर ऐड होगा, माइनस होगा, ऐड होगा। कैपिटल बढ़ रहा है, एंट्री पास कर लो। जब भी कोई बात समझ नहीं लगती एंट्री पास कर लेते हैं। व्हीकल डेबिट, कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, प्लस कर दो। व्हीकल भी डेबिट हो रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। और लेकर कब आया? और 1 जुलाई पता है कौन सी डेट है? इस साल का स्टार्ट है, क्योंकि इस साल का एंड है 30 जून 13, तो साल स्टार्ट कौन सा हुआ? 1 जुलाई 12। डेप्रिसिएशन का रेट बताता है, कहता है व्हीकल का 20% है और डिलीवरी व्हीकल का और बाकी कार का है 25% और इक्विपमेंट का है 25%। यहां पर मेथड भी लिखे हुए हैं, ये कहते हैं ऑन कॉस्ट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कॉस्ट पर हो तो ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस पर हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके अप्लाई करते हैं। बस करने सवाल शुरू। तो आए जरा, एडजस्टमेंट हमारे ने पढ़ ली सारी। ये पहला छोटा सा अच्छा सवाल, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा, ये इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ये अपने अच्छे सवालों में सबसे आसान सवाल है। नहीं बता रहा हूं, डराना कहां, डरते कहां हो आप? डरने वाली तो कौम ही नहीं हो आप लोग। डरते ना तो दिन रात एक कर देते, जान मार देते पढ़ाई के लिए। आपको तो नींद ही ना आती, गर्मी सर्दी फील ही ना होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कहां डरते हो आप? ड्रामेबाजी करते हो डरने की। और ये जो आप लोग सीरियस होते हो ना कभी कभी पूरा 1-2 दिन, तो ये भी बस आपकी ड्रामेबाजी होती है। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता यार, बंदा जान मारे किसी भी चीज के लिए और हासिल ना कर सके। एवं अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया जी इंसान को, तो ऐसे थोड़ी इंसान। हाँ, वो इंसानों के लिए कहा गया अशरफुल मखलूकात। स्टीवर्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर द ईयर एंडेड, इसकी जगह कोई और ईयर की जगह टाइम चेंज पीरियड लिख सकते हैं, वरना 30 जून 2013। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। क्या सेल के अंदर कोई एडजस्टमेंट है? एक तो डिस्काउंट अलाउड है वो तो, और एक सेल रिटर्न भी है। देखें, ये हमारी सेल्स, ये हमारी सेल्स रिटर्न और ये हमारा डिस्काउंट अलाउड। गॉट इट? डायरेक्ट माइनस करके लिख दो, लिखकर माइनस कर दो, ये आपकी अपनी बस। सेल्स कितनी है? 625,000। 625,000। रिटर्न कितनी है? 2300। डिस्काउंट अलाउड कितना है?
कितना 1500। लो जी नेट करेंगे 621200। हमारी नेट सेल्स आ गई। अब ये सारा लिखने का तरीका ये भी था 625,000 -2300 -1500 ऐसे करके भी इज इक्वल टू 621200 ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट कैलकुलेटर में माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि ये कौन सा हमने प्रेजेंट करना है, आई क्या हमने जो एरिया दिया होगा उसमें जाकर लिखना है। तो डिस्काउंट अलाउड भी माइनस कर दिया, से रिटर्न भी माइनस कर दिया, डन। आगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अली भाई क्या मसला बताया मुझसे, पूछे जल्दी। दो तरह से तरीके बताएं, डिस्काउंट अलाउड को दो तरह से लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड ने भी इजाजत दे दी है। क्या, या तो रेवेन्यू में से माइनस कर दो या अदर एक्सपेंस में लिख दो, जो आपका दिल करता है वो कर दो, या रेवेन्यू में माइनस कर दो या अदर एक्सपेंस में लिख दो। ज्यादा बेहतर कौन सा है, करंट सिचुएशन में रेवेन्यू में से माइनस करा किया जा रहा है, ठीक होगी बात। आगे ये ना पूछ लिया करो, शर्माया ना करो, बाद में आप जो मेरा पीछा करते हो उससे बेहतर है अभी क्लास के अंदर, ताकि हो सकता है किसी और के दिमाग का सवाल हो ये, ठीक है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका लिखना है, बिल्डिंग मटेरियल का है हमारा 98200 प्लस आपने जो परचेज किया बिल्डिंग मटेरियल वो कितना है 3 to 4 500 3 to 4 माइनस परचेज रिटर्न 1700 माइनस कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर वही बात, डिस्काउंट रिसीव्ड के भी अब दो हेडिंग्स हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड की भी दो हेडिंग्स हैं, या अदर इनकम में लिख दो या यहां से ही माइनस कर दो। कितना कितना 2500। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को लिखने से पहले एक दफा मेरी बात सुन लें, पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड। पैकिंग मटेरियल इज आल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि ये इन्वेंट्री के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। इन्वेंट्री सिर्फ एक तो हमारी मेन इन्वेंट्री है ना बिल्डिंग मटेरियल, हम बेचते तो बिल्डिंग मटेरियल है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल के लिए कुछ चीजें ऐसी इस्तेमाल हो रही होती हैं जो उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती। जैसे आप लोगों का एक ग्रोसरी स्टोर है, आप अपनी चीजें बेचते हो, आप अपने पास शॉपिंग बैग भी रखते हो। अब तो वैसे शॉपिंग बैग भी बिकना शुरू हो गए क्योंकि वो एक अमाउंट ऐड कर देते हैं, अदरवाइज पहले तो फ्री देते थे। बिल्कुल ऐसे ही वो उसकी कॉस्ट उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से कवर कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जो पैकिंग मटेरियल होता है, इसके अगर मैं आपको दो तरीके बताने लगा हूं, जिस तरीके से भी करोगे जवाब तो आएगा ठीक, लेकिन प्रेजेंटेशन का भी तो पता होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस मैं इससे जाऊंगा, इस सवाल से हटके बताऊंगा। यहां पर इसके बारे में देख ले, सिर्फ इसके बारे में ही नहीं बाकी चीजों के बारे में भी बता रहा हूं। वो चीज जैसे कि ये पैकिंग मटेरियल है, ऐसा हो सकता है इसका सवाल के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है हमने साल के दौरान खरीदा भी हो सकता है इसका क्लोजिंग स्टॉक भी हो। ओके, अगर ये आपकी इन्वेंट्री से डायरेक्ट लिंक्ड है तो इसको दो तरह से लिखो, इसका ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दो, इसकी परचेजेस में ऐड कर दो, इसका क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो। एक तरीका कि अगर कोई आपके मटेरियल के साथ, जैसे पैकिंग मटेरियल है या कोई ऐसी चीज जुड़ी हुई है कि जो उसके बगैर है ही नहीं, उसकी वजह यही है क्योंकि अगर मटेरियल ना बेचते तो उसका पैकिंग मटेरियल खरीदते, फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो आपका फिर ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो, परचेजेस में परचेजेस ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक में उसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि ये ओरिजिनल है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसका फार्मूला लिखो कॉस्ट ऑफ सेल वाला। कौन से वाला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, यही होता है ना,
इसका जो आंसर आए वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दो। वो पहले भी यही किया है, जो ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, परचेजेस में परचेज ऐड की, वो उसके अंदर ही ऐड हो गया। या इसको अलग करके ऐड कर दो। क्या फार्मूला लगाओगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो इसका नेट आंसर होगा वो किस में जाकर ऐड होगा? कॉस्ट ऑफ, और क्लोजिंग स्टॉक को जाकर लिख दो करंट एसेट के अंदर। क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक हम कहां लिखते हैं? यहां से तो माइनस कर रहे हैं, यहां से निकाल के करंट एसेट में, जैसे नॉर्मल इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। दूसरा तरीका, लेकिन ये बहुत कमजोर दलील है इसकी, कि आप इसके आंसर को ना अदर एक्सपेंस में लिख दो और क्लोजिंग स्टॉक को करंट एसेट में लिख दो। तो कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारा एक्सपेंस ही होता है भाई साहब, कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारा एक्सपेंस होता है। ये तो बात की मैंने पैकिंग मटेरियल की। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में और आएंगी। वो कौन सी चीजें हैं? स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाईज, लूज टूल्स। अगर सवाल के अंदर इनकी कोई इंफॉर्मेशन बताई हुई है तो ये हमारे अदर एक्सपेंस है। अगर कोई सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन बताई हुई है, आपके पास स्टेशनरी बताई हुई है, किधर लिखोगे? एक्सपेंस में। ऑफिस सप्लाईज बताई हुई है एक्सपेंस में। लूज टूल्स बताया हुआ एक्सपेंस में। ठीक है, तो आपको कि सर ये तो हमें पहले ही पता है कि ये सारे एक्सपेंस है हमारे। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट में ये बता दे स्टेशनरी अनयूज्ड, क्या बता दे? आपने 1000 की स्टेशनरी खरीदी, अनयूज्ड 200 रुपए। ऑफिस सप्लाईज 2000 की खरीदी, अनयूज्ड 400। लूज टूल्स खरीदा 500 का, अनयूज्ड 100 रुपए। अगर सवाल के अंदर आपके अनयूज्ड कुछ बता दे, या ये बता दे कि इतना स्टॉक रह गया, बच गया, तो क्या करेंगे? इनको माइनस करके एक्सपेंस में लिखेंगे, क्योंकि जो इस्तेमाल नहीं हुआ ना वो एक्सपेंस में नहीं लिखना। जो इस्तेमाल नहीं हुआ उसको एक्सपेंस में नहीं लिखना। जब तक उसका फायदा हासिल ना कर दिया जाए ना, तब तक एक्सपेंस में नहीं लिखना। ऐसे वैसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसको अलग से किसी दिन पढ़ेंगे। आज मेरा टारगेट है सवाल के कुछ चंद बातें बता। हाँ बिल्कुल एसेट में जाएगा। ये जो है ये एक तरह का ना प्रीपेड है कि खर्चा हो गया, इस्तेमाल नहीं किया, तो आपने करना क्या है? ये आपका करंट एसेट होगा, इनमें से निकाल के बाकी एक्सपेंस में, मतलब 1000 में से 200 माइनस करके एसेट और 800 एक्सपेंस। वो एक क्वेश्चन में टेलीफोन था, टेलीफोन एक्सपेंस होता है, वो टेलीफोन बिल की बात होती है। वो टेलीफोन बिल की बात होती है। जो लफ्ज टेलीफोन लिखा होता है ना, वो बेसिकली टेलीफोन बिल की बात होती है। ठीक है, 1000 का स्टेशनरी, लेकिन 200 का रह गया, तो इस्तेमाल कितना हो गया? 800 एक्सपेंस में लिख दो, 200 कहां लिख दो? अच्छा, बिल्कुल वही बात है। इसमें भी आपने यही फार्मूला लगाया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप कहेंगे सर यहां पर ओपनिंग स्टॉक तो बताया नहीं हुआ, तो नहीं बताया होगा तो नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या हुआ? परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो याद रखें, कभी कोई चीज ऐसी आ जाए जैसे ऑफिस सप्लाईज है, स्टेशनरी है, लूज टूल्स है, जो बताए हुए हैं वो एक्सपेंस है, बट अगर उनका क्लोजिंग स्टॉक बताया गया हो तो वो माइनस करके एक्सपेंस में लिखना है और उसको करंट एसेट में लिखना है, जस्ट लाइक प्रीपेड। ओके होगी बात? अब आ जाओ हम अपने वापस सवाल की तरफ, पैकिंग मटेरियल वाला काम करते हैं। एक बार फिर पैकिंग मटेरियल पे आओ सवाल में, ताकि मैं पैकिंग मटेरियल का काम तमाम कर दूं। आपने पैकिंग मटेरियल 12900 का खरीदा, पैकिंग मटेरियल 12900 का खरीदा। आओ जरा नीचे जाओ जरा, 12900 का खरीदा, 700 का इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, मतलब ये इस्तेमाल नहीं हुआ। डन। इसका क्या करोगे? माइनस करके करंट एसेट में। लेकिन 200 का अभी बिल नहीं दिया, 200 का खरीदा है लेकिन अभी तक बिल नहीं। ऊपर वाला प्रीपेड है, ये अक्रूड है। इसका क्या करेंगे? 200 ऐड कर देंगे और करंट ला देंगे। तो हमारे पास ऊपर जो लिखा हुआ ना 12900 है ना, इसमें से 700 माइनस कर देंगे और इसको कहां लिख देंगे? करंट
और 200 प्लस कर देंगे और इसको कहां पर लिख देंगे, और इसका जो जवाब आ रहा है कितना आ गया, 12,400। इस 12,400 के या तो आप बेहतर है कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दो, क्योंकि ये पैकिंग मटेरियल है, तो जहां मटेरियल लिखा जाएगा ये वहां लिखा जाएगा। या इसका क्या तरीका कहा था भला, परचेज में परचेज ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, परचेज में परचेज ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो। तो ये सारी बातें अपनी जगह, हमने 12,400 लिख दिया। कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मटेरियल का पैकिंग था, इन्वेंट्री की पैकिंग था। अगर ये और कोई चीज होती ना तो इसको अदर एक्सपेंस में लिखते। आ जाओ फिर अपने सवाल पे वापस। जी नहीं, सिर्फ उसका। यहां पर देखें, यहां पर आपने इस एक तरीका तो ये है ना कि आप यहां पर वो ऐड कर दें पैकिंग मटेरियल 12,000, या फिर इसका क्या तरीका था कि परचेज में परचेज ऐड और उसका क्लोजिंग स्टॉक में ऐड। ठीक है, तो अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। सर उसका क्लोजिंग स्टॉक है किसका, ये मटेरियल का नहीं है। 7 ये है 75,300 ओरिजिनल बिल्डिंग का, और ये पैकिंग मटेरियल का। ठीक है, तो अब हम माइनस उसको ऐड नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि हम इसके अंदर एडजस्ट कर चुके हैं। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 75 या 73,500, 75,300। लो जी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 355,900। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था और अच्छा सवाल था। नहीं हो गया। क्या है 3, ओके, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जल्दी से सेल में से ये माइनस कर दो। 2656 तो ये पैकिंग मटेरियल वाला और स्टेशनरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ये बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आता, लेकिन चीजें अच्छी हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस। आ जाओ जरा एक्सपेंसेस की डिटेल चेक कर लें। एक तो ये प्रीपेड है, हीट एंड लाइट और टेलीफोन अक्रूड है, और वेजेस के अंदर कुछ शामिल और सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर भी कुछ शामिल है। क्या शामिल है, 3500। और जरा यहां पर एक्सपेंस हैं, जो एडजस्टमेंट वाले हैं वो एडजस्ट करते जाते हैं, जो बगैर एडजस्टमेंट के है उसको डायरेक्ट लिखते जाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बताओ इसके अंदर कोई चक्कर था, कोई एडजस्टमेंट है? ये तो डायरेक्ट आप लिखते जाओ, फिर मुझे लिखवा देना। जल्दी लिखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 17,000। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, इसकी एडजस्टमेंट है। कितनी एडजस्टमेंट है, नीचे लिखा हुआ है। प्रीपेड रेंट एंड रेट्स एंड इंश्योरेंस 450। तो क्या करेंगे, 450 माइनस करके लिखेंगे। ये जब मैनुअल पेपर होता था ना, तो हम सवाल हल करने का क्या तरीका, जैसे मैं अभी हल कर रहा हूं ऐसे कर देते थे कि जो एडजस्टमेंट है ना उसके साथ ही लिखकर तो फिर सवाल करना शुरू कर देते। लेकिन अब आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है। टेलीफोन अक्रूड है, कितना अक्रूड वैल्यू बताओ कितनी है?
500 टेलीफोन की 500। और कार एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो एक्सपेंस वेजेस में से क्या माइनस होने वाला, वो ड्राइंग जो है, कितनी है ड्राइंग्स, 23800। हीट एंड लाइट क्रूड है, हीट एंड लाइट क्रूड है, कितना क्रूड है, 400। चलो जल्दी से ये पहले लिख लो, जल्दी जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपने लिख लिया, इसको माइनस करके लिखना है, इसको प्लस करके लिखना है, ये डायरेक्ट लिख लो, ये माइनस करके लिख दो, और फिर आ जाओ बरोड ऑन कैरी डाउन पे, बैड डेट्स पे आ जाओ, बैड डेट्स पे, पहले बैड डेट्स पे आओ। बैड डेट्स पे मैं यहां पर ही लिख देता हूं, बरोड ऑन कितना है 1000, कैरी डाउन हमने कितना फाइंड किया, वो एज एनालिसिस के साथ फाइंड किया था, 6। ये देख लो, ये 620 कितना फाइंड किया था, 620। और इनकम भी ज्यादा, कितनी, 380। ठीक होगी बात। अब जब आप बैड डेट्स लिखोगे तो लिखने का तरीका देख लें, 800 हमारे बैड डेट्स है, 600, आपको ये कहां से पता चल गया, वो फर्दर बैड डेट्स नहीं थे, उसने कहा जी 600 राइट ऑफ करके 5% प्रोविजन लेनी है। ये देखो ये वाले 600 एडिशनल बैड डेट्स हैं हमारे। तो बैड डेट्स लिखने का तरीका क्या होगा, बैड डेट्स 600 बैड डेट्स माइनस कितना 380, आंसर कितना आ गया 220। ये हमारे बैड डेट्स में चला जाएगा। ठीक हो गया। और एक्सपेंस पे आए जरा, जी जनाब, सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर 3500 ड्राइंग शामिल है, और डिलीवरी व्हीकल अलग है, ऑफिस इक्विपमेंट अलग है, और बाकी सारा कुछ ओके है। यहां पर फाइनेंस कॉस्ट कितनी है 800, बाकी तो चीजें अब आपने मुझे बताते जाना है जो जो आपने लिख लिया। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा लिखा आपने, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कितनी 17,000। उसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, टोटल कितनी थी भला 5100 में से एडजस्टमेंट कितनी थी 450 से कितना आ गया, और ये कहीं और भी जाएगा, इसका दूसरा इम्पैक्ट करंट एसेट में भी जाना है, करंट एसेट लायबिलिटी नहीं। रेंट रेट्स के बाद अगला क्या, टेलीफोन कितना है 3 प्लस ये भी कहीं और जाएगा, 3700 टोटल हो गया। फिर टेलीफोन के बाद वेजेस कितनी है टोटल 71700 माइनस ये ड्राइंग्स है, टोटल 479। फिर उसके बाद कार एक्सपेंस 4400 नोट जो 24। फिर हीट एंड लाइट 1850 प्लस। अच्छा ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लिखता हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2250, लिखे बगैर भी लिख सकते हो। हीट एंड लाइट के बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारे 800 थे माइनस 600 थे माइनस 380 220। सन्ड्री एक्सपेंसेस 6700 माइनस 30 कितना 3200। उसके बाद डेप्रिसिएशन रहेगी अभी, और डेप्रिसिएशन सबका रेट गिवन है ना, तो आओ जरा जिसका जो जो रेट है अप्लाई करो।
हाँ जी, आप मुझे रेट बता दें और मेथड बता दें, मैं आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन फाइंड करवाता हूँ। और जरा रेट बताओ और मेथड बताओ कि पहले है डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी व्हीकल 20% ऑन कॉस्ट या ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ये जनाब डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट है और इसका 20% ले लो। कितना आ गया? 22500। ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। क्या करेंगे इसका डेप्रिसिएशन? एक्सपेंस में लिखेंगे और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन में, एक्सपेंस में लिखेंगे और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन में। उसके बाद आ जाओ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के क्या है? 25% ऑफ। और जब रिड्यूसिंग का कहे ना तो पहले इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो, 10,000 आ जाएगा। अब उसके ऊपर रेट अप्लाई करो। कितना? 25%। कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? 2500। अब ये डेप्रिसिएशन का काम वही एक्सपेंस में लिखेंगे और अपने एसेट में से माइनस करें। एक और है कार, यहां पर ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखी। कार वो बाद में लाया था, फैमिली कार, लेकिन अब तो वो एसेट बन गया बिजनेस का, तो वो भी डेप्रिशिएट होगा। तो फैमिली कार की कीमत क्या थी? 8,000 और रेट क्या था? फैमिली कार का रेट है 8,000 और रेट क्या है? 25%। कितनी अमाउंट आ गई? लो जी, सारी डेप्रिसिएशन आ गई, कार की भी आ गई, डिलीवरी व्हीकल की भी आ गई और इक्विपमेंट की भी आ गई। अब लिख लो अपने डेप्रिसिएशन। व्हीकल की कितने पहले कितनी थी डिलीवरी? 22500 प्लस 2500 प्लस 2000, टोटल कितनी होगी? 27। और कोई एक्सपेंस है तो बताएं। फाइनेंस कॉस्ट है वो भी बाद में, और कोई एक्सपेंस है तो बताएं। खत्म हो गया एक्सपेंस या रहता है कोई? तो फिर इसका टोटल कर लें। 10,320। कितना? 10,320। 107 107,320। 108 323। हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस कर दो तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। कितना? 157,280। 157,280। ओके होगी बात? आगे चलते हैं। लेस फाइनेंस कॉस्ट है ना, फाइनेंस कॉस्ट वो जो इंटरेस्ट और लोन है 800 का, जो इंक्लूडेड है रीपेमेंट के अंदर। एड अदर इनकम। पता है अदर इनकम कौन सी है? डिपॉजिट के ऊपर वो जो 400 450 कितना बना था आपने 6 महीने का इंटरेस्ट? 450। तो वो इनकम ही है ना, अक्कड़ बट नॉट रिसीव। अक्कड़ बट नॉट, तो 450 यहां पर ऐड होगा, ऊपर से करंट एसेट में भी जाएगा। मुझे लगता है एडजस्टमेंट भूल गया, सॉरी। ये देखो एडजस्टमेंट नंबर देखिए, बैंक इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और 6% उसका रेट था। हमें कैसे पता चला कि नहीं मिला? क्योंकि उसने 31 दिसंबर को कहा कि क्रेडिट करूंगा, मतलब मिल जाएगा। तो मतलब जून तक जो अक्कर हो गया वो अभी तक नहीं मिला। लो जी, एनपी आ गया आपके पास, नेट प्रॉफिट। इसमें 800 माइनस करके 450 ऐड कर दो, 15930। ये आपका नेट प्रॉफिट। टैली कर ले, 156,930। कोई बात भी पूछनी है तो यहां तक पूछ लें, क्योंकि पहला दिन आपका आजमाइश का है। पहले जितने भी सवाल किए थे वो कोई सवाल नहीं थे, वो तो बस ऐसे ही ना आपको बहकावा था। ये अच्छों में से एक छोटा सा अच्छा सवाल।
नेक्स्ट आगे चले। चले जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आपने ना ये निशानी रखनी है कि एडजस्टमेंट अक्सर होता है कि हम एसपीएल में एडजस्टमेंट सारी लिख लेते हैं एसओसी में, और एसपीएल में लिखना ही भूल जाते हैं कि एक एडजस्टमेंट दो इफेक्ट होते हैं ना, एक इफेक्ट लिखकर दूसरा इफेक्ट भूल जाते हैं, इसका भी ख्याल रखना है। और ये जो आपका सवाल आपसे बार बार गलत होगा ना, वो इस वजह से नहीं होगा कि आपको आता नहीं होगा, कभी आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, कभी कुछ चीज आप भूलोगे, ये बार बार। और आपने पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का वो बुक उठानी है और उसके ऊपर हलफ लेना है, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खानी है कि हमने जब तक पूरा सवाल हल नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं देखेंगे। क्या हलफ उठाना है कि जब तक सवाल पूरा ना हुआ आपने सोल्यूशन नहीं देखना। अगर सोल्यूशन देखता है बंदा तो उसकी अकाउंटिंग स्ट्रांग नहीं होती, ये याद रख लो। आपके 8 घंटे भी लग जाए ना सवाल करने में, फिर भी जब तक पूरा सवाल ना हो जाए सोल्यूशन नहीं देखना। ये नहीं कि ये आखिरी दफा देख ले तो फिर नहीं देखूंगा, नहीं। सॉल्यूशन है इसलिए जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसका सोल्यूशन नहीं होगा। स्टीवर्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th जून 2030। सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। एक आपका है डिलीवरी कार, डिलीवरी व्हीकल, उसकी कॉस्ट कितनी थी पता है डिलीवरी व्हीकल की? 1125 ये आ गया 112500, 112500 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,000 तो ये है, माइनस जो इस साल की डेप्रिसिएशन आई है 22,500। तो ये हमारे पास बेसिकली डिलीवरी व्हीकल बच गया। कितना? 55,000। फिर इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट की वैल्यू क्या थी? 15,000 माइनस 5,000 पहले वाला, माइनस इस साल कितनी रखी थी? 2,500। अच्छा, आप इन दोनों को प्लस करके भी माइनस कर सकते हो या अलग अलग भी। कितना? 15,000 में से 7,500 बच जाएगा। 15,000 में से 7,500 माइनस किया तो 7,500 बचता है। फिर एक वो कार भी तो है 8,000 वाली, वो भी तो आ गई है बिजनेस के अंदर। 8,000 वाली कार आई और उसमें से 2,000 की डेप्रिशिएट हो गई, 6,000। ये है आपके पास टोटल नॉन करंट एसेट। करो जरा इनको प्लस। 6,8,500। फिर उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले स्टॉक कितना है भला? 75300 प्लस 700, तो 700 मटेरियल वाला और 400 पैकिंग वाला, टोटल कितना हो गया? आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। 76,000। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स, कितने डेटर्स? 95,000। $95,000 माइनस 600 माइनस क्या क्या माइनस करते हैं? एडिशनल बैडर्स माइनस करते हैं और कैरी डाउन माइनस करते हैं। कैरी डाउन कितना था? 620। ये पता 600 का कौन सा भला? ये एडिशनल बैडर्स हैं और 620 कैरी डाउन है। अब ये तो आपके ना फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, अब कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं होनी। कितना आंसर आ गया? 9378। फिर आ जाओ प्रीपेड पे।
वो जो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस का प्रीपेड है कितना 450। कोई और एसेट है कैश बैंक इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट रिसीवेबल करंट अकाउंट वो भी 450 था और वो जो 600 ये सवाल के अंदर नहीं है 450 जी हमने खुद फाइंड किया था वो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करके। और बताओ कौन से करंट एसेट है डिपॉजिट अकाउंट कितना है 15,000 करंट अकाउंट कितना है 26,000 और आप कहोगे सर ये तो डिपॉजिट अकाउंट भी आपने इधर लिख दिया तो उसने खुद कहा ये शॉर्ट टर्म है और कोई करंट एसेट मिले तो बताओ स्टॉक हो गया रिसीवेबल हो गया प्रीपेड हो गया दोनों एक प्रीपेड है और एक एक्रूड है एक्रूड इनकम डिपॉजिट अकाउंट हो गया करंट अकाउंट हो गया तो बताओ इसका आंसर क्या आया 212,180 टोटल एसेट्स 280,680 ये हमारा हो गया एसेट्स का। अब हम चलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल कितना है टेट्रा 5 प्लस नेट प्रॉफिट कितना आया था 8,000 वो कर देंगे यार वो भी करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है 156,930 और वो जो कार आई थी कैपिटल के तौर पर 8,000 की वो भी इसमें क्योंकि आपने एंट्री पास की थी कार डेबिट तो कार वाली साइड में भी लिख दिया और कैपिटल में भी लिख दिया। माइनस ड्राइंग्स 23,800 प्लस 3,500 ये तो एडजस्टमेंट से मिली थी क्या ऊपर भी गिवन है कोई और ड्राइंग्स है तो फिर इनको प्लस करके बता दो 28,000 27,000 को दोबारा देख लें ये कैपिटल सवाल के अंदर गिवन है ये नेट प्रॉफिट हमने फाइंड किया और ये जो 8,000 है ये जो फैमिली कार बिजनेस में लेकर आया था तो इसकी डबल एंट्री पास की कार को डेबिट किया तो नॉन करंट एसेट में और कैपिटल को क्रेडिट किया तो इसमें ऐड कर दिया। फिर वो जो 23,800 वेजेस में ड्राइंग्स इंक्लूड थी वहां से माइनस कर दी थी यहाँ ऐड कर दी। 3,500 उसका पर्सनल बिल था जो एक्सपेंसेस के अंदर लिखा गया वहां से माइनस किया यहाँ पर ऐड किया। इक्विटी 193,180 नॉन करंट लायबिलिटी यहां नहीं है क्योंकि वो जो पड़ा हुआ है ना लोन वो करंट में कन्वर्ट हो गया तो करंट लायबिलिटी तो पहले लोन ही लिख लो टोटल लोन है 10,000 का जिसमें 5,600 पे हो गया आपको के साथ वहां तो 6,400 है उसमें 800 इंटरेस्ट था तो बाकी कितना बच गया 4,400। फिर लोन के बाद ट्रेड पेएबल कितने हैं ट्रेड पेएबल 82,000 एक्रूड एक्सपेंस हीट एक 400 एक 500 है और कोई एक्सपेंस है तो बताएं। हाँ पैकिंग वाले जो अभी अनपेड हैं पैकिंग मटेरियल वाले भी तो 200 देना है अब इसको प्लस कर दो 875 लो जी टोटल करके किसी न किसी तरीके से बराबर करो टोटल एसेट्स के 280 आगे बराबर चलिए अब ना आपने भला कौन सा सवाल करना है ये साइमन था ना
इस तरह से करना है सवाल, 7 पहले, फिर 6, फिर 5, फिर 4, क्योंकि ये वो दोबारा करने हैं। मैं दोबारा बार बार क्यों करवा रहा हूँ, इसका कोई मकसद है। ये ना कहना कि आप बहुत ही जीनियस हो, आपको आता है दोबारा नहीं करना। किए हुए सवालों को दोबारा करना है, कोई टेक्निक है, इसलिए इसको करते रहो। और ये सवाल जो 7वां आप जब दिल करे कर लो, 1-2 दफा करो, ताकि ना ये चीजें बार बार करोगे ना तो याद होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो बाकी फिर कल इंशाल्लाह